हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और अब यूपीएससी की तैयारी में मजा आ रहा होगा। मैं आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़े मेरा जो सेंटेंस है वो धीमे धीमे रिफॉर्म होने लगा है ना। पहले हम लोग बात किया करते थे कि आपको ज्योग्राफी में मजा आ रहा होगा, लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी में भी मजा आने लगा होगा। यकीन मानिए, ये जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी जो होती है इसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। इस तैयारी का यही बहुत मजेदार चीज है कि आप हर दिन आप अपने लर्निंग स्टेज में होते हैं। आप हर दिन अपने टोज पे रहते हैं, हर दिन आपको तैयार रहना पड़ता है कि आज क्या हो रहा है नया, कैसे वो नई चीज आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे हाल ही में आपको पता होगा खालिस्तान से विवादित कुछ मुद्दा आपने न्यूज में अखबारों में पढ़ा होगा कि यूनाइटेड किंगडम में हमारा जो हाई कमिश्नर का ऑफिस था वहां पे कुछ लोगों ने हमारा जो तिरंगा है उसको उतारने की कोशिश की। ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक हो सकता है, आपको लगे आपने अखबारों में पढ़ा, न्यूज चैनल्स में इसकी हेडलाइन बनी, लेकिन यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो इसको अलग तरीके से देख सकता है। वो देख सकता है इंटरनेशनल रिलेशन इससे कैसे प्रभावित होंगे, खालिस्तान क्या चीज है, कैसे ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई, क्यों ये आइडियोलॉजी आज भी परसिस्ट कर रही है। तो आप देखेंगे हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो बहुत मजेदार चीज यही है इस बात की। और आपकी इस नई चीज के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी और साथ ही साथ में आपका जो प्यार है वो लगातार इतना बना हुआ है कि अभी बैच 2 के एडमिशन क्लोज हुए हैं, आपको पता है 20 तारीख को। और फिर से इतनी क्वेरीज लगातार जनरेट होने लगी कि नहीं हमें बैच 3 भी चाहिए, हमें एक नया बैच चाहिए, हम बैच 2 में एडमिशन नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो हमें नया बैच चाहिए, नया बैच। तो इसी वजह से स्टडी IQ IAS हिंदी अपना 3rd बैच लॉन्च कर रहा है। फाउंडेशन बैच है ये भी। फाउंडेशन मतलब इसमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी आपको कराई जाएगी, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी की कराई जाएगी। ये जो बैच शुरू हो रहा है, ये बैच शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेट लिखी हुई है, 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। समय वही है इसका, शाम को 6 बजे से बैच शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप कोड यूज करते हैं MB लाइव, कोड अगर आप यूज करते हैं MB लाइव, तो कोर्स की जो प्राइस है 30,500 रुपए वो घट के कितने की हो जाएगी, 18,999 रुपए। इसका मतलब अगर आपने MB लाइव कोड यूज करा तो इस कोर्स पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो कुछ बच्चे जो किसी कारणवश सेकंड बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब ये मौका ना गवाइएगा। वैसे ही हम कुछ विलंब हो चुका है हमारी तैयारी में, अब और ज्यादा विलंब हुआ तो फिर चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो जल्दी करना है, इस बार 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। कुछ लोग वापस मेरे से क्वेरी आने लगी कि सर हम लोग आप बार बार किताबों का ज्ञान बताते हो, किताबों के बारे में बताते हो, वो कौन सी किताब है। तो हम इन 2 किताबों को आधार लेते हुए हमारी क्लासेस आगे बढ़ा रहे हैं। पहली किताब भूगोल का मूलभूत सिद्धांत, तथ्य एवं संकल्पनाएं, दूसरा भारत का भूगोल। ये दोनों ही किताबें अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएंगी। इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी हम जिस किताब में हैं, जिस किताब से हम लोग शुरुआत करी है, वो ये फर्स्ट पार्ट से हम लोगों ने शुरुआत की है। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का, भू आकृति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण, या मैं कहूं इसकी जो आत्मा है भू आकृति विज्ञान की, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने 2 सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या जिसको हमने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर साहब ने दी थी। अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी चीजें। क्या था पेंजिया, एक महान महाद्वीप था पेंजिया। वो कब था, कार्बोनिफेरस समय में था। उसके चारों तरफ जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा हमने कहा था। पेंजिया धीमे धीमे जब टूटने लगा, आज से करीब 150 मिलियन वर्ष पूर्व पहले पेंजिया टूटने लगा। 2 भागों में टूटा पेंजिया। पेंजिया टूटा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उनके बीच में आपको एक सागर बनता हुआ दिखाई दिया जिसका नाम आपने दिया टेथिस सागर। हम आगे चले, हमने देखा गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया दोनों और भागों में टूटने लगी। वैगनर साहब ने ये सब चीजें हमें बताई थी। वैगनर साहब ने ये भी बताया कि ये सब क्यों टूटना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि 2 बल इसके पीछे जिम्मेदार हैं। एक ज्वारीय बल
दूसरा प्लवनता का बल, या जिसको हमने बायंसी फोर्स भी कहा था। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था ज्वारीय बल, या मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल। किसका? चंद्रमा का और सूर्य का। साथ ही साथ हमने ये देखा था, ये महाद्वीप जो गोंडवाना से बने, वो स्थलभाग कहाँ पे गति करना शुरू करा? उत्तर की ओर गति करना शुरू किया। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था बायंसी फोर्स का कारण था। लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हमको पता लगा ये बल जो वैगनर साहब ने बताए ये गलत है, ये सही पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर हमने देखा था वैगनर साहब ने कुछ साक्ष्य दिए थे। साक्ष्य कैसे? पहला साक्ष्य उन्होंने दिया जिग्सॉफिट का पुनर्संगठन का। तो हमने देखा था कि अटलांटिक महासागर के दोनों ओर, पूरब और पश्चिम की ओर अगर आप तट रेखाएं देखेंगे और उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे वो एग्जैक्टली जुड़ जाती हैं। तो एक साक्ष्य दिया गया। दूसरा साक्ष्य दिया गया जीवाश्म के अवशेषों के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस जानवर का नाम बताइए जिसका जीवाश्म वैगनर साहब ने साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया था। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कौन सी घास थी जिसके जीवाश्म का वैगनर साहब ने क्या किया था? साक्ष्य दिया था। वैगनर साहब ने कुछ क्लाइमेटिक एविडेंस भी दिए, कुछ जलवायु एविडेंस भी दिए, साक्ष्य दिए। उन्होंने बताया कि कोयला भूमध्य रेखा के आसपास होना चाहिए, लेकिन कोयला आपको उच्च अक्षांशों पर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण यही बताया उन्होंने कि पहले वो हिस्सा जो आज उच्च अक्षांशों पे या मध्य अक्षांशों पे है, वो पहले कहाँ रहा होगा? वो भूमध्य रेखा के निकट रहा होगा। इसके बाद वैगनर साहब ने अलग अलग समय पे जो भूमध्य रेखा थी उनको बताने की कोशिश की गई। वैगनर साहब ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वैगनर साहब बहुत सारी चीजें नहीं भी बता पाए। क्या नहीं बता पाए? वैगनर साहब ने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के तैरती है। लेकिन जब वैगनर साहब से पूछा गया कि वलित पर्वतों का निर्माण कैसा होता है, तो वैगनर साहब कहते हैं कि जो सियाल है सीमा पे जब तैरती है तो अपने साथ अवसादों को इकट्ठा करते हुए आगे चलती है, स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ती है। एक तरफ वैगनर साहब कह रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं स्क्रैच करते हुए चल रही है। तो अपनी ही बातों का क्या किया? विरोधाभास किया। उसके बाद हमने देखा था जो आपको द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, चाप द्वीप समूह, उनका भी कैसे ओरिजिन हुआ। वैगनर साहब ने एक बहुत अलग थ्योरी दी कि स्थल अगर अलग अलग भाग उसका स्थल का अलग अलग गति से गतिशील है तो क्या होगा? जो भाग कम गति वाला है वो पीछे रह जाएगा और जो भाग तेज गति वाला है वो आगे चला जाएगा। तो वैगनर साहब ने कुछ बात कही थी। हमने ये भी देखा था, इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई, वो भी आप अच्छे से अब जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे कौन से सिद्धांत पे? सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत पे हम लोग बात करना शुरू किया था। इसमें जब हमने बात करना शुरू करा, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें हमने कुछ लोगों की बात करी थी, हैरी हेस की हमने बात करी थी। हमने बात करी थी सबसे पहले इस डायग्राम की। इस डायग्राम से हम लोगों ने पढ़ा था कि संवहन धाराएं, कौन सी धाराएं? संवहन धाराएं किस प्रकार सागर नितल प्रसरण में अपना योगदान देती हैं। हमने देखा था दुर्बल मंडल जो करीब 100 से 200 किलोमीटर सतह से, अगर 100 से 200 किलोमीटर नीचे चले जाए मेंटल में, तो आपको दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा। वहां जितनी भी चट्टानें हैं वो अर्ध तरल अवस्था में आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि वो गर्म है तो संवहन धाराओं के रूप में वो ऊपर आने की कोशिश करेंगी, ऊष्मा को बांटने की कोशिश करेंगी। और ये संवहन धाराएं जब ऊपर आती हैं तो ये जो भूपर्पटी या मैं कहूँ यहाँ पे सियाल जो प्लेट है उसको तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे जैसे ये सियाल और सीमा वाली जो प्लेट है, ये अभी हम लोग इसलिए सियाल और सीमा कहेंगे क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, महासागरीय प्लेट भी हो सकती है। क्योंकि हम सागर नितल प्रसरण की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं अभी कौन सी प्लेट की? बेसाल्ट की हम लोग बात करेंगे। तो बेसाल्ट की प्लेट हम देखेंगे अधिक घनत्व वाली होती है। और चूंकि यहाँ पे महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है, तो ये कहाँ चली जाएगी? इसके नीचे की ओर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। हमेशा ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी अगर दो प्लेटें हैं और दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो हमेशा वो प्लेट नीचे की ओर जाएगी जिसका घनत्व ज्यादा है। अगर इस प्लेट को मैं नाम दूं A और इस प्लेट को नाम दूं B और इन दोनों का घनत्व आपको बताऊं D1 है और इसका घनत्व D2 है, और मैं आपसे कहूं
D1 ज्यादा है किसके मुकाबले, D2 के मुकाबले। D1 ज्यादा है किसके मुकाबले, D2 के मुकाबले। तो नीचे की तरफ कौन सी प्लेट जाएगी, नीचे की तरफ A प्लेट जाएगी। तो आपको अगले ही पल या कुछ साल बाद आपको कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, ये आपकी B प्लेट है और B प्लेट के साथ साथ ये आपको देखने को मिलेगी आपकी A प्लेट। क्यों देखने को मिली, क्योंकि इसका द्रव्यमान D1 था, इसका द्रव्यमान D2 था और हमें पता था कि D1 ज्यादा है किसके मुकाबले, D2 के मुकाबले। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम A प्लेट को हम कहते हैं कि ये निर्मित है किससे, बेसाल्ट से निर्मित है। वहीं पे हम बात करते हैं B प्लेट की, तो ये देखते हैं हम लोग किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। अब ग्रेनाइट से कौन सी प्लेटें निर्मित होती है, महाद्वीपीय प्लेटें निर्मित होती हैं, जबकि बेसाल्ट से महासागरीय प्लेटें निर्मित होती हैं। हमें पता है कि ग्रेनाइट के मुकाबले बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा है, तो ये बात यहाँ पे सही सिद्ध हो रही है कि D1 ज्यादा है किसके मुकाबले, D2 के मुकाबले। जब घनत्व ज्यादा है तो नीचे की ओर कौन जाने की कोशिश करेगा, बेसाल्ट जाने की कोशिश करेगा। ये बातें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जब बेसाल्ट ग्रेनाइट के नीचे जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, तो निर्माण होगा यहाँ पे ट्रेंचों का। किसका निर्माण होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। और जहां से संबंध धाराएं सागर तल पे, या मैं बात करूं सागर की जो भूपरपटी महासागर की, वहां से जब बाहर आ रही है तो किसका निर्माण होगा, वहां पे निर्माण होता है कटकों का। किसका निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। क्या इसके कुछ साक्ष्य भी हैं, हमने देखा था जब हम महासागरों में हम हमारे मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पनडुब्बियां और जहाजों में लगे सोनार ने इसकी स्टडी करना शुरू करा, तो हमने पाया कि महासागरों में सिर्फ मैदान नहीं है, सिर्फ वृहद विशाल मैदान वहां पे नहीं है, वहां पे बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पठार, बहुत सारे मैदान, बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़ी अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वो किससे निर्मित है, इन कटकों से निर्मित है। कौन से महासागर में आपको देखने को मिलेगी, अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगी। अगर हमको कटक देखने को मिल रही है, साथ ही साथ हमको ये भी पता चला कटक के ऊपर तापमान वहां पे कैसा मिलेगा, आपको टेम्परेचर वहां का ज्यादा मिलेगा। मैं कहूँ वहां पे क्या ज्यादा मिलेगा, आपको ताप आपको वहां पे अधिक देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लावा मिलेगा या मैग्मा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उस लावा और मैग्मा की वजह से यहाँ पे ताप आपको कैसा देखने को मिल रहा है, अधिक देखने को मिल रहा है। इस बात से सिद्ध होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। और हमने ये भी देखा था जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो नया जो लावा और मैग्मा बाहर आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बाहर आएगा, लावा बाहर आएगा या मैग्मा बाहर आएगा। जब यहां से ज्वालामुखी उद्गार के कारण ये चीज बाहर आई, तो नई जो चट्टानें होंगी वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इन कटक के पास देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो पुरानी चट्टान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो आपको ट्रेंचों के पास देखने को मिलेगी। ये एक इसका क्या था, साक्ष्य था। एक और साक्ष्य हमने देखा था इसका, वो क्या था, पुरा चुंबकत्व। पुरा चुंबकत्व में हमने देखा था जब ये ज्वालामुखी से निकला हुआ पदार्थ अब धीमे धीमे ठंडा होगा तो किस प्रकार ठंडा होगा, ये उस प्रकार ठंडा होगा जिसके अनुरूप पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरफ पृथ्वी का उत्तरीय ध्रुव है वहां पे इस पदार्थ का कौन सा ध्रुव होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। तो हमने देखा था, आपको याद होगा कि यहाँ पे इस प्रकार रहेगी, यहाँ पे इस प्रकार, एकदम अपोजिट होते हुए चली, एकदम विपरीत होते हुए चली। और बराबर दूरी इस तरफ भी हम जाएंगे तो सेम चीज हमको देखने को मिली। इससे हमको ये भी पता चला कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो हमेशा ऐसा नहीं रहा है जैसा आज है, वो बदलता रहता है। और वो कितना बदल जाता है, वो इतना बदल जाता है कि आज जहाँ पे उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चुंबक के उत्तरी ध्रुव की, और पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे कभी क्या रहा होगा, एकदम विपरीत भी रहा होगा। जहाँ पे आज उत्तरी ध्रुव है वहां दक्षिणी ध्रुव रहा होगा। ये बात हमने किसमें करी थी, ये बात हमने करी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत पे हमने बात करी थी। कि लास्ट वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपकी कॉपीज में होने चाहिए डायग्राम, है ना। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं कहूं आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या जिसको कहा जाए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें हमने देखा था, इसमें 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो हैं वो 3 शब्द हैं, प्लेट,
दूसरा है विवर्तनिकी और तीसरा है सिद्धांत। हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, प्लेट क्या होती है, विवर्तनिकी क्या होती है और सिद्धांत किसे कहा जाता है। सबसे पहले बात की जाए कि प्लेट क्या होती है। क्या ये वही प्लेट है जिसपे हम खाते हैं खाना, या पृथ्वी के स्थल मंडल पे मौजूद कुछ बड़े शिलाखंड हैं? अगर वो बड़े शिलाखंड हैं तो क्या पृथ्वी पे वो कितनी मोटाई तक है, या हम देखें क्या पूरी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर अगर किताबी भाषा की बात की जाए या किताबों में जो परिभाषा दी जाती है वो क्या मिलेगी आपको, वहां पे आप देखोगे प्लेट, प्लेट की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी वहां वृहद। वृहद मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सब समझते होंगे कि वृहद का मतलब क्या है। स्थल मंडलीय खंड। वृहद स्थल मंडलीय खंड क्या होगा, प्लेट होगा। या मैं इसको और इंग्लिश में आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे वृहद लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये हो जाता है लार्ज। तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर। तो अगर किताबों में आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि प्लेट क्या है, प्लेट किसका हिस्सा है, हमको ये समझ में आ रहा है प्लेट किसका हिस्सा है, लिथोस्फेयर का हिस्सा है, या मैं कहूँ स्थल मंडल का हिस्सा है प्लेट। क्या छोटी होती है प्लेट, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कैसा हिस्सा होना चाहिए, वृहद होना चाहिए, लार्ज ब्लॉक होना चाहिए। तो ये किताबी भाषा हमें समझ में आई, लेकिन और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता है कि पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात की जाए तो अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको चीजें याद होंगी। ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी भूपर्पटी, ये आपको देखने को मिलेगी मेंटल, और ये आपको देखने को मिलेगी कोर। ये बात हमें अच्छे से पता है। साथ ही साथ हमें एक और बात पता है, वो बात कौन सी है कि अगर इस सतह से मैं 100 से 200 किलोमीटर अगर नीचे आ जाऊं, करीब 100 से 200 किलोमीटर, तो इस मेंटल में हमको एक मंडल देखने को मिलता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं इस दुर्बल मंडल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, दुर्बल मंडल के हम नाम से जानते हैं। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा दुर्बल मंडल क्या होता है। ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से पहले की हुई हैं। दुर्बल मंडल ये रहा, ठीक है, ये आपका कौन सा मंडल है, दुर्बल मंडल। इस दुर्बल मंडल के ऊपर, इस दुर्बल मंडल के ऊपर जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है, इस दुर्बल मंडल के ऊपर जो भी आपको देखने को मिल रहा है, इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप किस नाम से जानते हो, इसी को आप प्लेट के नाम से जानते हो। तो अब आपको वो डेफिनेशन शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो प्लेट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्लेट क्या होती है, प्लेट होती है एक लार्ज, एक वृहद खंड, किसका, स्थलीय खंड, स्थल मंडल का एक खंड है जो एक बड़ा वृहद खंड है, या मैं कहूँ लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फेयर। तो हमें ये पता है कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या स्थित है, एस्थेनोस्फेयर के लिथोस्फेयर स्थित है ऊपर। तो इस लिथोस्फेयर का पार्ट क्या है, इसका हिस्सा क्या है, प्लेट है। तो क्या जो लिथोस्फेयर है वो एक ही प्लेट से निर्मित है, या इसमें बहुत सारी प्लेटें हमको देखने को मिलेंगी, तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ जाइए कि इस दुर्बल मंडल, और इस दुर्बल मंडल की अगर मैं आपको गहराई की बात करूं तो आपको करीब 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये किससे बनी हुई है, क्या ये सिर्फ भूपर्पटी से निर्मित है, क्या ये प्लेट सिर्फ मेंटल से निर्मित है,
क्या ये प्लेट कोर से निर्मित है? क्या ये प्लेट मैं कहूं भूपर्पटी प्लस मेंटल से निर्मित है? या ये कहना उचित होगा कि ये प्लेट भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल से निर्मित है? तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो प्लेट है इसमें आपको भूपर्पटी का हिस्सा तो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मेंटल का कुछ हिस्सा देखने को मिल रहा है। यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि मेंटल, पूरी मेंटल इस प्लेट का हिस्सा नहीं है। हमने देखा जो एस्टेनोस्फेयर है, जो दुर्बल मंडल है, इसके ऊपर वाला भाग है प्लेट। इसका मतलब मेंटल का कौन सा भाग हो गया? ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा हुआ, है ना? कौन सा हिस्सा हुआ मेंटल का? ये मेंटल का ऊपरी हिस्सा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि प्लेट क्या होती है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। क्या इसको मैं प्लेट कह सकता हूं या नहीं? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे कि यहाँ पे जो दुर्बल मंडल है, यहाँ पे जो भी चट्टान आपको देखने को मिल रही है वो कैसी अवस्था में है? वो है अर्ध तरल अवस्था में। और इस अर्ध तरल अवस्था होने का कारण भी आपको याद होगा। क्या कारण था? आपको वो चीज याद होगी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। और कितना तापमान बढ़ता है? तो हमने ये देखा था कि 32 मीटर पे, 32 मीटर पे कितना तापमान बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाएगा। तो अब आपको ये बात याद आ गई होगी कि दुर्बल मंडल क्यों अर्ध तरल अवस्था में है। दुर्बल मंडल के ऊपर जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सब क्या है? वो सब प्लेट है। ये प्लेट, अब आप देखेंगे कि इस प्लेट पे ये सिर्फ ऐसी आपको देखने को नहीं मिलती कि एक प्लेट पे आपको सिर्फ महासागर मिले या एक प्लेट पे आपको सिर्फ महाद्वीप मिले। प्लेटें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको एक ही प्लेट पे महासागर देखने को मिले और एक ही प्लेट पे महाद्वीप भी देखने को मिल जाए। इसका मतलब ये कि यह मानिए महाद्वीप है, ये महासागर है। तो प्लेटें कुछ ऐसी होती हैं। आपको ऐसी प्लेटें भी मिल जाएंगी जिसपे सिर्फ महाद्वीप स्थित है, आपको ऐसी प्लेटें भी दिख जाएगी जिसपे सिर्फ महासागर स्थित है, आपको ऐसी प्लेटें भी मिल जाएगी जिसपे महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशिएट नहीं करते कि सिर्फ महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे या सिर्फ महासागर आपको प्लेटों पे देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसकी परिभाषा लिखनी है, तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि इस दुर्बल मंडल के ऊपर, दुर्बल मंडल के आप ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे पदार्थ की कौन सी अवस्था है? वो अर्ध तरल अवस्था है। तो अर्ध तरल अवस्था वाले दुर्बल मंडल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी प्लेट देखने को मिलेगी। और प्लेट को आप क्या कहोगे? प्लेट को आप कहोगे प्लेट बराबर संपूर्ण भूपर्पटी और मेंटल का कौन सा हिस्सा? ऊपरी मेंटल। फुल क्रस्ट प्लस अपर मेंटल इज इक्वल टू क्या होगा? आपका प्लेट होगा। तो अब आप एक चीज तो समझ गए कि प्लेटें क्या होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस प्लेट की अवस्था क्या होगी? इस प्लेट की क्या पूछूं मैं आपसे? अवस्था क्या होगी? तो आप में से हो सकता है कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएं। कैसे?
मैंने आपको बताया कि प्लेट पे क्या हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है, प्लेट पे महासागर भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि महासागरीय जो प्लेट होगी वो द्रवीय अवस्था में, जबकि महाद्वीपीय जो प्लेट है वो कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ये चीज नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, इसका कारण है ये, आपने जब हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो हमने एक डायग्राम कुछ ऐसा भी बनाया था, आपको याद होगा। और ये क्या था, ये था आपका भूपर्पटी। और ये वाला जो हिस्सा है भूपर्पटी का, ये क्या था, महासागर था। और ये वाला हिस्सा क्या था, महाद्वीप था। हमें पता है कि दुर्बल मंडल कहां पर स्थित है, दुर्बल मंडल यहां पे कहीं स्थित है, इसी को तो नाम हमने दिया है दुर्बल मंडल। और ये पूरा यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है, प्लेट है। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि महासागरीय प्लेट द्रवीय अवस्था में जबकि महाद्वीपीय प्लेट ठोस अवस्था में, ऐसा नहीं आना चाहिए। प्लेट की अगर अवस्था की हम बात करें तो प्लेट आपको कौन सी अवस्था में मिलेगी, ये हमेशा आपको ठोस अवस्था में मिलेगी, सॉलिड स्टेट में मिलेगी। तो आप अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं कि प्लेट क्या होती है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में हमने पहला शब्द अच्छे से समझ लिया कि व्हाट इज प्लेट, प्लेट क्या है। दूसरी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा शब्द क्या था, हमें पता है दूसरा शब्द है विवर्तनिकी। क्या नाम है इसका, विवर्तनिकी। और इसी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक। विवर्तनिकी और टेक्टोनिक, देखो इसका बहुत आसान भाषा में मतलब मैं अगर बताऊं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी हलचल हो रही है ना, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे विवर्तनिकी। तो हमने ये देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई हलचल हो रही है, उसको आप क्या कहोगे, विवर्तनिकी कहोगे। अब हलचल कैसे हो सकती है, तो हमने सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत में पढ़ा था कि जो भूपर्पटी है इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। भूपर्पटी का एक तो विनाश होता है, कहां पे होता है, ट्रेंचों पे। अगर हम ट्रेंच पे बात करें तो भूपर्पटी का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और इसका विकास भी होता है। नई भूपर्पटी आपको कहां बनते हुए देखेगी, वो आपको देखने को मिलेगी कटकों पे, रिजेस पे। तो ये किसका रिजल्ट है, ये किसका परिणाम है, इन टेक्टोनिक का परिणाम है, इस विवर्तनिकी का परिणाम है। विवर्तनिकी में क्या हो रहा है, आंतरिक भाग में क्या हो रही है, हलचल हो रही है। तो हमने अच्छे से समझा कि प्लेट क्या होती है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि विवर्तनिकी का मतलब क्या है। तीसरा शब्द, हालांकि इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है कि तीसरा शब्द क्या है। तीसरा शब्द क्या है, अच्छा प्लेट टेक्टोनिक क्या है, थ्योरी है। तो थ्योरी को हम अंग्रेजी में उसको थ्योरी कहा जाता है, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है। तो कल जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हम लोग लेके चलते हैं, एक होता है नियम, इसी को कहा जाता है रूल, और दूसरी चीज होती है सिद्धांत। रूल क्या होता है, रूल ऐसी चीज है जिसको पूरी ब्रह्मांड में मान्यता है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा ऐसे समझिए कि गुरुत्वाकर्षण का आपने क्या पढ़ा था, नियम पढ़ा था। रूल ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ते हैं। रूल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो चीजें हैं, वो दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करेंगी, हमेशा आकर्षित करेंगी, और ये पूरे ब्रह्मांड में क्या होगा, लागू होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं है ब्रह्मांड में जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम गलत साबित हो जाए। तो ऐसी अगर कोई भी जगह नहीं है तो वो क्या होगा, वो एक नियम होगा।
नियम जब बनता है तो की इसकी भी क्या जाती है, आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन आलोचना में कुछ क्या नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। इसकी आलोचना फेल हो जाती है, इसके क्रिटिक्स फेल हो जाते हैं, हम नहीं बता पाते कि इसमें क्या गलत है और क्या चीज सही है। लेकिन जब सिद्धांत आता है, सिद्धांत की भी जब आलोचना की जाती है, तो इसकी आलोचना जब की जाती है तो जिसने ये सिद्धांत दिया है वो उस आलोचना वाली बात को नहीं समझा पा रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, सिद्धांत है। तो प्लेट टेक्टोनिक भी क्या है, थ्योरी है। प्लेट विवर्तनिकी भी क्या है, एक सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उसकी भी आलोचना की गई है, और आलोचना में जो जो बातें की गई हैं अभी तक वो सिद्ध नहीं हुई हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हैरी हेस ने, हमने देखा सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत दिया, वहीं हमने देखा एल्फ्रेड वेगनर ने किसका सिद्धांत दिया, उसने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो सर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए आप किताबों में दो नाम पढ़ेंगे, है ना, आप किताबों में हैरी हेस भी पढ़ सकते हैं, हैरी हेस, ये नाम भी आपको देखने को मिलेगा। हैरी हेस ने सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत भी दिया, और एकदम व्यवस्थित रूप में तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही रफ सेंस में उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी समझा दिया था। व्यवस्थित रूप से आप देखेंगे आपको दो भूगोलविद्ता मिलेंगे, एक तो मिलेगा पार्कर, दूसरा मिलेगा मैकेंजी। पार्कर और मैकेंजी, इन्होंने, इन दोनों ने मिलके जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसको व्यवस्थित रूप से दुनिया के सामने पेश किया। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आप तीन चीज समझ चुके हैं, प्लेट समझ चुके हैं, विवर्तनिकी समझ चुके हैं और सिद्धांत समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। प्लेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता ही है कि दुर्बल मंडल के ऊपर कुछ भी स्थित है तो वो क्या होगी, वो प्लेट होगी। और उस प्लेट में, प्लेट किस किस का भाग हो सकती है, प्लेट में आपको संपूर्ण क्या देखने को मिलेगी, क्रस्ट देखने को मिलेगी, भूपरपटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मेंटल का कौन सा हिस्सा देखने को मिलेगा, ऊपरी वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि क्या इन प्लेटों को भी आगे हम विभाजित कर सकते हैं। तो प्लेटों को विभाजित करने के आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहले तरीके से हम जब प्लेटों को विभाजित करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं, संरचना के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं, संरचना के आधार पर, उसके कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उसको विभाजित कर रहे हैं। और दूसरा, जब हम प्लेटों को विभाजित करते हैं तो करते हैं आकार के आधार पर। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्लेटों को विभाजित कर सकते हो। अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्लेटों को संरचना के आधार पर विभाजित किया जाता है और कैसे प्लेटों को आकार के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो हम पहले लेते हैं प्लेट, और सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं इसका संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन की बात की जाए प्लेटों की, तो प्लेटों को यहां पे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और यकीन मानिए दोनों भाग आपको आते हैं कि संरचना के आधार पर कैसे कर सकते हैं और आकार के आधार पर कैसे कर सकते हैं। हमने दो तरह की प्लेटें पढ़ी। कौन कौन सी प्लेटें देखी थी हमने, आपको याद है, हमको ये पता है कि कुछ प्लेटें हो सकती है महासागरीय और कुछ प्लेटें हो सकती है कैसी हो, महाद्वीपीय। कैसी प्लेटें हो, महाद्वीपीय। इसको मैं लिख सकता हूं महासागरीय को ओशनिक, और इसको कहा जा सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। अब मैं आपसे पूछूं
यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं, लेकिन ये संरचना के आधार पे तो विभाजित नहीं हो रही है। नाम अगर देखोगे तो महासागर और महाद्वीपीय कैसे संरचना के आधार पर अलग है, तो इसका आंसर भी आपको पता है। कैसे? आपको पता है कि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं और महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, ये कुछ अलग अलग चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं महासागरीय प्लेटों की, तो आपको पता है किससे मिलकर बनी हुई है, ये मिलकर बनी हुई है बेसाल्ट से। किससे निर्मित है ये? बेसाल्ट से निर्मित है। अगर यही बात मैं महाद्वीपीय प्लेटों की करूं, तो महाद्वीपीय प्लेटों में आपको क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय प्लेटों में आपको देखने को मिलेगा ये सब बने हुए किससे, ग्रेनाइट से। हाँ या ना, ये बात आपको पता है। इसको अगर मैं डायग्राम के रूप में आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये डायग्राम भी आपको आता है। डायग्राम, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। ये क्या है, ये पृथ्वी की भूपर्पटी आपको देखने को मिल रही है। ये आपको पता है, ये है कोर, ये है मेंटल, ये आपको देखने को मिली भूपर्पटी। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, हमें पता है भूपर्पटी पे दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। दोनों चीजें कौन सी? अगर इसकी बात करूं तो यह है महाद्वीपीय, और इसकी बात करूं तो यह है महासागरीय। महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों आपको देखने को मिली कहां पे? भूपर्पटी पे देखने को मिली। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूं कि महासागरीय जो प्लेट है, ये आपको यहां पे हमको पता है एक और चीज, कौन सी चीज आपको यहां पे पता है? आपको पता है कि यहां पे कहीं स्थित है कौन सा मंडल? दुर्बल मंडल। भाई दुर्बल मंडल के बिना हम प्लेट नहीं पढ़ सकते, बात आपको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि महासागरीय प्लेट की मोटाई अधिक है या महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई अधिक है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप देख के ये बता सकते हैं इस चित्र को, इस डायग्राम को, कि सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो आपको इतनी मोटाई पे देखने को मिल रही है, जबकि जो महासागरीय है वो इस मोटाई पे देखने को मिल रही है। तो प्लेटों की अगर मोटाई की बात करूं तो कौन सी ज्यादा मोटी है? तो हम देखेंगे महाद्वीपीय प्लेट ज्यादा मोटी है। किसके मुकाबले? महासागरीय प्लेट के मुकाबले। इस पे हमको ये पता लगता है जब स्टडी की जाती है कि महाद्वीपीय जो प्लेट हैं इनकी जो मोटाई है ये आपको देखने को मिलेगी 100 किलोमीटर या उससे अधिक। कितनी देखने को मिलेगी? 100 किलोमीटर या उससे अधिक। वहीं पे अगर महासागरों की प्लेट की बात करूं मैं, तो ये आपको करीब करीब 50 किलोमीटर एवरेज। मैं दोनों का औसत आपको बता रहा हूं, है ना। एग्जैक्ट ना तो हमको पता होना चाहिए ना हम पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई कितनी देखने को मिल रही है? 100 किलोमीटर। और महासागरीय प्लेटों की मोटाई कितनी देखने को मिल रही है? 50 किलोमीटर। अच्छा, हमें यह भी पता है कि जो महासागरीय प्लेट है, जो कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है जिनकी मोटाई 50 किलोमीटर है, ये निर्मित किससे हैं? तो हमें पता है ये निर्मित है किससे? बेसाल्ट से। साथ ही साथ हमको ये भी पता है जो महाद्वीपीय प्लेट है ये किससे निर्मित है? ये निर्मित है ग्रेनाइट से। ये चीज भी आपको अच्छे से पता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो बेसाल्ट है, इसका घनत्व किसका? बेसाल्ट का, ये ज्यादा है इसके घनत्व से ग्रेनाइट के घनत्व से। हाँ ना, आपको पता है कौन सा भारी है? बेसाल्ट भारी है या ग्रेनाइट भारी है? तो आपको ये पता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से इसकी संरचना का निर्माण हो रहा है, इन प्लेटों की संरचना का। अगर संरचना पे देखा जाए तो दो तरह की चीजें आपको देखनी है, एक तो ग्रेनाइट और एक बेसाल्ट।
तो क्या आप अब नहीं बता सकते कि संरचना के आधार पर क्यों हमने प्लेटों को दो भागों में विभाजित किया? एक प्लेट किससे निर्मित है? एक प्लेट बेसाल्ट से निर्मित है, वहीं पे दूसरी प्लेट किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, दूसरी प्लेट कैसी है? महासागरीय प्लेट है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। हमने देखा था हम प्लेटों को विभाजित कर रहे हैं ना। अच्छा, प्लेटों को हमने संरचना के आधार पर तो विभाजित कर लिया, फिर से हमको विभाजित करना है प्लेटों को। अब इस बार किस आधार पर विभाजित करना है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अच्छा, हमने देखा था संरचना के आधार पर मुख्यतः हम प्लेटों को दो भागों में विभाजित कर रहे थे, महासागरीय, महाद्वीपीय, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। आकार के आधार पर इनको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वृहद, दूसरा है छोटी प्लेटें और तीसरा है सूक्ष्म प्लेटें। इनको कह सकता हूं मैं माइक्रो, इनको कहा जा सकता है स्मॉल और इनको कहा जा सकता है लार्ज प्लेट। और बिल्कुल नाम से पता लग रहा है, आकार में जो बड़ी प्लेटें होंगे उनका वृहद प्लेटें कहोगे, लार्ज प्लेट्स कहोगे, जो उनसे छोटी है उनको छोटी प्लेट्स, और जो बहुत छोटी है उनको सूक्ष्म प्लेटें आप कह सकते हो। वृहद प्लेटें अगर हम पृथ्वी पे देखें तो वृहद प्लेटें आपको कितनी देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने को मिलती हैं 7। इनकी संख्या कितनी है? 7 वृहद प्लेटें आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी हम ये भी देखेंगे। छोटी प्लेटों की अगर आप संख्या देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेंगी करीब करीब कितनी है? ये 20। कितनी है? 20। वहीं पे सूक्ष्म प्लेटों की हम गिनती करेंगे तो ये प्लेटें कितनी देखने को मिलेंगी? ये 100 से भी ज्यादा प्लेटें हैं। अच्छा, अब कभी कभी आप ये सोचते हो ना कि सर कैसे पता लगे कि चीजें इंपॉर्टेंट हैं या नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं हम लोग। क्या आप इन 7 प्लेटों का नाम याद रख सकते हो? हाँ सर, 7 प्लेटें ये तो रखी जा सकती है। अच्छा, 20 प्लेटों का नाम सर थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए यूपीएससी को पता है मुश्किल चीज है, तो यूपीएससी कभी भी ऐसे नहीं पूछेगी आपसे कि 20 छोटी प्लेटों के नाम लिखो। कहीं पे आपको उदाहरण के तौर पे लिखना है तो वहां पे आप इन छोटी प्लेटों का नाम यूज कर सकते हो। सूक्ष्म प्लेटें 100 से भी ज्यादा है, 100 से भी ज्यादा है, तो इनको याद किया जा सकता है, इनको याद नहीं किया जा सकता। तो जब याद किया ही नहीं जा सकता तो हम इसमें समय क्यों लगाएं? जब उदाहरण है, जैसे हम पढ़ेंगे जुआन डी फूका एक प्लेट है, वो कैसी प्लेट है? सूक्ष्म प्लेट है। हम पढ़ेंगे अरब प्लेट, वो कैसी प्लेट है? एक छोटी प्लेट है। और वृहद 7 प्लेटें ये आपको याद हो सकती हैं। तो हम पहले इन प्लेटों का एक बार नाम देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी प्लेट हैं जो बड़ी प्लेटें हैं और कौन सी प्लेटें हैं जो छोटी प्लेटें हैं। ये आपको चित्र देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखियो उत्तरी अमेरिका एक प्लेट देखने को मिल रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एक आपको दक्षिण अमेरिका प्लेट देखने को मिल रही है। तो पहली जो वृहद प्लेट है वो कौन सी है? उत्तरी अमेरिका प्लेट। दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका प्लेट। तीसरी जो प्लेट है उसका नाम क्या है? अफ्रीकन प्लेट, इसको अफ्रीकन प्लेट बोला जाता है। चौथी जो प्लेट है उसका क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट है। पांचवी जो प्लेट है वो इसको कंबाइन करके बोला जाता है, इसको कंबाइन करके, ये ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट साथ में इंडिया वाली प्लेट, तो इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये कौन से नंबर की हो गई? 5वें नंबर की। 6ठे नंबर की आप देखोगे तो कौन सी देखने को मिलेगी? अंटार्कटिक प्लेट। और 7वें नंबर पे आपको बड़ी प्लेट देखने को मिल रही है, ये जिसको कहा जाता है प्रशांत पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो 7 बड़ी प्लेटों के नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसके बाद हमने बात करा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन के बाद अटलांटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 वृहद प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके बाद में आप देखोगे आपको एक प्लेट यहां पे देखने को मिल रही है, कोकोस प्लेट है, ये छोटी प्लेटों में आएगा। यहाँ पे
नाज़का प्लेट आपको देखने को मिल रही है, इसको नज़का भी कहते हैं, नाज़का प्लेट। यहाँ पे कैरिबियन प्लेट, जो वेस्ट इंडीज वाला इलाका है, ब्रेन लारा वाला इलाका, कैरिबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अरेबियन प्लेट आपको देखने को मिल रही है। ये सब कैसी प्लेटें हैं? छोटी प्लेटें हैं। सूक्ष्म प्लेटों की अब बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत छोटी सी उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल पास में देखने को मिल रहा है जुआन दी फूका। ये एक प्लेट है, एक ऐसी प्लेट है, छोटी प्लेटें। ऐसी छोटी प्लेटें पृथ्वी पे 100 से भी ज्यादा मौजूद हैं, तो हमको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपको नाम पता होना चाहिए, जुआन दी फूका प्लेट। छोटी प्लेटें 20 हैं, 20 याद नहीं हो सकते, मुश्किल है, इसलिए कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कोकोस प्लेट पता होना चाहिए, नज़का प्लेट आपको पता होना चाहिए, कैरिबियन प्लेट आपको पता होना चाहिए, अरेबियन प्लेट आपको पता होना चाहिए। इधर आप देखोगे फिलीपींस प्लेट आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 7 वृहद प्लेटें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट, दक्षिणी अमेरिका वाली प्लेट, इसके बिल्कुल पास में आप देखोगे प्रशांत महासागर की प्लेट आपको देखने को मिलेगी, अंटार्कटिक प्लेट आपको देखने को मिलेगी, अफ्रीकन प्लेट देखने को मिलेगी, यूरेशियन प्लेट देखने को मिलेगी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग नहीं, आप एक ही मानते हैं ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। हमने आकार के आधार पर विभाजन कर लिया किसका? प्लेटों का। हमने देखा संरचना के आधार पर प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक, महाद्वीपीय और महासागरीय। उसके बाद हमने आकार के आधार पर देखा, आकार के आधार पर प्लेटें कितने भागों में विभाजित हो सकती है? 3 भागों में विभाजित हो सकती है। वृहद प्लेट हो सकती है, छोटी प्लेट हो सकती है या सूक्ष्म प्लेट हो सकती है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आपको विवर्तनी के बारे में पता है, ये डायग्राम में आपको आपकी पीपीटी में दिख जाएंगे, है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये जो वृहद प्लेटें हैं, जो बड़ी प्लेटें हैं, वो आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं जिसमें अक्सर यूपीएससी कंफ्यूज आपको करेगी। यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है, निम्न में से कौन सी प्लेट वृहद प्लेट का उदाहरण नहीं है। पहली चीज, जब भी ऐसे शब्द आपको मिले पेपर में, नहीं, इसको क्या करना है? गोला लगा लेना वहीं पे। जब भी आपको कहीं पे भी पूछा जा रहा है नहीं, असत्य, तो ऐसी जो चीजें हैं इनको क्या करना है? गोला लगा लेना है। ऑप्शन इन्होंने दिए, जो प्रथम इसने ऑप्शन दिया वो दिया उत्तरी अमेरिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अटलांटिक प्लेट, प्रशांत प्लेट। उसने 4 प्लेटों के नाम आपके सामने लिख दिए। इसको और भी टफ बनाया जा सकता है ना। यहाँ पे मैं 8 प्लेटों के नाम लिख देता आपको, 8 या 10 प्लेटों के नाम, और उनमें से पूछ लेता कि कौन सी नहीं, और नीचे ऑप्शन दे देता 1, 2 एंड 3, 1, 4, 5, 1, 5, 7, इस तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन लोग बहुत बेसिक में अगर मैं सवाल पूछूं तो इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सी प्लेट वृहद प्लेट का उदाहरण नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अटलांटिक प्लेट और प्रशांत प्लेट। इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्या बताएंगे? जवाब बताएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे ना, अगर आपने मैप ध्यान से देखा है तो बहुत आसानी से इस चीज का जवाब आप दे सकते हो। अब चलते हैं हम लोग, ये हमने अच्छे से देख ही लिया प्लेटों के प्रकार, संरचना के आधार पर महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, आकार के आधार पर वृहद प्लेट, छोटी प्लेट और सूक्ष्म प्लेट। तो देखो मैं ये सब चीजें आपको इसलिए भी बताता हूँ, ये जो स्लाइड्स होती है वो आपको ये बताने की कोशिश भी करती है कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं ना। अब सोचिए इतना सारा चीज हमने समझा, लेकिन पूरी जितना भी समझा अभी तक वो सारी चीज हमने एक स्लाइड में, एक छोटी सी स्लाइड में
जिसमें आप देखोगे मुश्किल से आपको 15 शब्द देखने को मिलेंगे। वहां पे आपने पूरी चीज आपने क्या बता एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे दिखा दी है। ये समझ लिया हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के हर एक शब्द को, है ना, वहां पे हमने प्लेट भी समझ लिया। अब हल्का सा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं ना। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये किस किस से मिलके बना है, तो यहाँ पे आपको कुछ अंश देखने को मिलेगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, यहीं पे आपको पूरा चुंबकत्व मिलेगा। यहीं पे मैं और आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी देखने को मिलेगा, पृथ्वी का गुरुत्व देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों से कुछ कुछ चीजें उठाई गई और कौन सा सिद्धांत बनाया गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब सर कुछ कुछ चीजें कैसे उठाई गई, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में, या मैं इसको अभी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में हमने ही देखा था कि कौन स्थिर नहीं है, तो हमने देखा था महाद्वीप कैसे नहीं है, स्थिर नहीं है। अच्छा, हमने ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत में हमने ये पढ़ लिया, महासागर क्या नहीं है, महासागर स्थिर नहीं है। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पीटीटी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रही है कि पूरी की पूरी भूपर्पटी, क्या यहां पे हमने बात करी थी किसकी, प्लेट की, ये कैसी नहीं है, ये पूरी की पूरी स्थिर नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं अल्टीमेटली इसने लिया कहां से, पहले जो दो चीजें बताई गई थी उसी से तीसरी चीज निकल के आ रही है। तो मैकेंजी, पार्कर या हैरी हेस ने क्या किया, अभी तक जितने भी सिद्धांत लिए गए उनमें से कुछ कुछ चीजें उठाई जो उनको लगा काम की है। ये बिल्कुल ऐसे समझें आप कि आप सब्जी लेने गए सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में आप कैसे सब्जियां चूज करते हैं, जो अच्छी सब्जी है, जो ताजा सब्जी है, वो हर ठेले पे गए आप और अच्छी अच्छी ताजा ताजा सब्जी आपने अपने थैले में रख ली। तो यहां पे भी इन्होंने ये काम किया, इन्होंने जिस जिस सिद्धांत की ऐसी बातें जिनकी आलोचना कम से कम हुई है या जो सब लोग सही मान चुके हैं, वो कुछ कुछ चीजें उठाई और उनको कहां रख दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में रख दिया। तो यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको होमवर्क क्या करना है, आपको 3 नक्शे मिलेंगे है ना इस स्लाइड में, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये नक्शा है। तो इसमें से एक, कोई भी एक आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और इसमें आप बता सकते हो कि ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वृहद प्लेट कौन सी है, छोटी प्लेट कौन सी है, सूक्ष्म प्लेट कौन सी है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि प्लेट, विश्व में कौन कौन सी प्लेटें मौजूद हैं और कहां कहां पे मौजूद हैं। विश्व की जो प्लेट हैं वो बताने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पे तुर्की, आपको पता है कि तुर्की कहां पर है, तुर्की के पास आपको एंथोलियन प्लेट देखने को मिलेगी, है ना। तो उसी के कारण अभी तुर्की में क्या आया था, भूकंप आया था। वो सब चीजें हम लोगों को कौन बताता है, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बहुत अच्छे से बता देगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे विराम लगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे की चीजें पढ़ेंगे कि प्लेटों में गति कैसे होती है, गति के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, किस प्रकार की गति होती है, और जब प्लेटें गति करती हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें करीब करीब हमको कुछ 3 से 4 क्लास आराम से लग जाएंगी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में, और अगर 4 से ज्यादा लगी तब भी मैं इसको देने की कोशिश करूंगा। इसको मैं बहुत तेजी से भी नहीं पढ़ाऊंगा, इसके पीछे कारण ये है कि भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसीलिए मैंने इसके हर एक शब्द को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश आपको की है, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने भी उतने ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। आगे आने वाली क्लासों में हम लोग और अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता क्या क्या कारण है, प्लेटों में किस प्रकार गति देखने को मिलेंगी और क्या क्या आगे देखने को, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। क्लास की जो
PDF है वो आपको पता है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाती है। ये टेलीग्राम लिंक है अपना इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। आप जो आपस में अपने डाउट हैं वो आप इनको रिजॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे कुछ भी आपने जो आंसर लिखा है वो आप वहाँ पे भेज सकते हो और खुद आपस में चेक कर सकते हो। और कभी कभी ये होता है कि आप बहुत सारे आंसर भेज देते हो, आप उम्मीद ये रखते हो कि मैं हर एक आंसर को चेक करूं, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप सोचिए कि 100 आंसर मेरे पास आ गए, दिन मेरे पास एक है, उसमें 24 घंटे, उसमें क्लासेस भी लेनी है, बाकी सब काम भी करना है और फिर 100 आंसर चेक करना है। तो ये सुविधा आपको कहाँ मिल जाएगी? आपके आंसर चेक होने की ये सुविधा आपको फाउंडेशन बैच में मिल जाएगी, क्योंकि टीचर के पास, फैकल्टीज के पास एक सीमित समय होता है, उसमें सब चीजें करनी होती हैं। यहाँ पे आपको फैकल्टीज के अलावा आपके मेंटर्स होंगे जो आपके हर एक आंसर को चेक करेंगे। ना केवल चेक करेंगे बल्कि उसमें जिस प्रकार यूपीएससी में कमेंट दिए जाते हैं या रिमार्क जैसे दिए जाते हैं वो भी आपको देंगे। क्या आंसर में अच्छा है, क्या आंसर में खराब है, कहाँ पे आपको स्कोप है कि आप उसको अच्छा कर सके, वो सब चीजें बताई जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सब लोगों के लिए। जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से, 3 अप्रैल से थर्ड बैच शुरू हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखिए आप। और इसमें आपको कोड कौन सा लगाना है? कोड लगाना है MB लाइव। जैसे MB लाइव कोड आप लगाएंगे तो कोर्स की जो मूल प्राइस है, जो कितनी है 30,500 रुपए, वो गिर के कितनी हो जाएगी 18,999 रुपए। तो अब विलंब नहीं करना है ना, विलंब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि अब इससे ज्यादा अगर आपने विलंब कर दिया तो चीजें थोड़ी सी अब उतनी स्मूथ नहीं चल पाएंगी, उतनी सुगमता से आप तैयारी नहीं कर पाओगी। तो मिलते हैं कल इसी समय प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आगे वाले भाग पे। तब तक आपको क्या करना है? आपको रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, साथ ही साथ सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।